आज हम एनालिटिक फंक्शन में इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। हमने एनालिटिक फंक्शन के चैप्टर के अंदर एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस पढ़ी थी। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने पढ़ा था। हार्मोनिक फंक्शंस पढ़ा था हमने, और हमने जब एक फंक्शन यू एक्स वाई दिया हो तो वी एक्स वाई कैसे ज्ञात किया जाता है, एवं यू एक्स वाई दिया हुआ है तो कंप्लीट फंक्शन एफ एक्स एफ जेड कैसे ज्ञात किया जाता है। ये हमने इस चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स की स्टडी की थी। तो अब चैप्टर हमारा कंप्लीट होने के बाद हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। मैं उनकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, आप भी एग्जाम्पल्स को मेरे साथ करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड विद्यमान नहीं है। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, हम जानते हैं कि सीमा उसी अवस्था में विद्यमान होती है जब ये जेड के शून्य की ओर अग्रसर होने वाले मार्ग से स्वतंत्र हो। कहने का मतलब यहाँ पर सीमा के लिए ये हमें ध्यान देना है कि लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो जेड बार है। तो अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में फंक्शन जो है एक्स एक्सेज पर देखना पड़ेगा हमको और वाई एक्सेज पर देखना पड़ेगा। तो जब जेड टेंस टू जीरो है तो एक्स अक्ष के अनुदिश देखेंगे। तो हम एक्स अक्ष के अनुदिश जब देखेंगे तो एक्स एक्सेज पे वाई इजिकल टू जीरो होता है, और इसी प्रकार जब हम वाई एक्सेज पे देखेंगे तो वहाँ एक्स इजिकल टू जीरो होता है। तो एक्स एक्सेज पर हम लिमिट ले रहे हैं तो जेड इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जहाँ वाई इजिकल टू जीरो दैट्स मीन्स जेड इजिकल टू एक्स। इफ वी टेक जेड टेंस टू जीरो तो दैट्स इम्प्लाई एक्स टेंस टू जीरो। सो देयरफॉर लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 1। अगेन now we taking limit according to y एक्सेस, या y अक्ष के अनुदिश हम लिमिट लेते हैं तो y अक्ष पर x इजिकल टू जीरो होगा। तो दैट्स मीन्स z इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई और इजिकल टू, तो z बार भी आप देख रहे हैं एक्स माइनस आइटा वाई, तो दोनों के लिए लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट एक्स जेड टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड इजिकल टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो माइनस आइटा वाई अपॉन आइटा वाई विल बी इक्वल टू -1। तो दैट्स मीन्स एक लिमिट -1 है, एक लिमिट +1 है। तो दैट्स मीन्स क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट के मान अलग अलग हैं। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यही उन्होंने प्रूफ करवाया था, डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये प्रूफ करवाया था उन्होंने। अब आप देखिए नेक्स्ट। तो इस तरह से हमको एग्जाम्पल्स को बारीकी से देखना है कि एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ क्या है, क्या प्रूफ करवा रहा है, क्या एग्जाम्पल्स में पूछा है। जैसे हम एक एग्जाम्पल्स पर बात करें, ये अभी डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिन एग्जाम्पल्स को आप आसानी से कर सकते हो। हम 3.1.0 की बात करते हैं। तो देखिए 3.1.0 जो एग्जाम्पल है, यह हम बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इजिकल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आइटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई कंटिन्यूस एंड एनालिटिक एवरीवेयर। तो इसमें आप देखिए, सपोज दैट मान लीजिए एफ जेड इजिकल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई है। तो यू एक्स वाई और बी एक्स वाई को अलग अलग कर लिया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यू एक्स वाई इसका रियल पार्ट हुआ और वी एक्स वाई इमेजिनरी पार्ट हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं फलन को हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वत्र अवकलनीय सिद्ध कर, विश्लेषक है तो अवकलनीय सिद्ध करना है। पहले उन्होंने सर्वत्र संतत के लिए भी कहा है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे पार्शियली क्योंकि एक्स और वाई है।
फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। चारों को मानों को तुलना करने पर हमको मिलता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होती हैं, और कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होती हैं तो दैट्स मीन्स फलन एफ जेड सर्वत्र विश्लेषिक है। वैसे क्योंकि कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होने से फलन विश्लेषिक नहीं है, क्योंकि उसने ये कहा हुआ है कि संतत है, एफ जेड इजिकल टू संतत भी कहा है, इनके डेरिवेटिव भी संतत होंगे। तो प्रथम क्रम और द्वितीय क्रम के जो डेरिवेटिव संतत होते हैं और सी आर इक्वेशन संतुष्ट होती हैं तो वो फलन विश्लेषिक होता है, ये सफिशिएंट कंडीशन के अंदर दिया गया होता है। तो इसलिए कई बार आप ऐसा नहीं करें कि केवल सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के आधार पर आप ये कह दें कि ये फंक्शन एनालिटिक है। तो सी आर इक्वेशंस के आधार पर हम ये नहीं कह सकते फंक्शन एनालिटिक है। यहाँ उन्होंने कहा है कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, सेकंड डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, उसके आधार पर हमने सी आर इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई कर लिया। तो यहाँ जो हमने इसको एनालिटिक सिद्ध किया है ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन के आधार पर। तो यहाँ आपको हर स्टेप पे डिस्कस करना है, देखना है कि इसको कैसे उन्होंने किया है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर ये। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कहता है इस एग्जाम्पल के अंदर 3.10.8 में प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड इजिकल यू प्लस आइटा वी, जहाँ एफ जेड इजिकल टू दिस दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि संतत है, कॉची रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है, फिर भी एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फलन में हमने क्या किया, कॉची रीमान समीकरण के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लिया। अब कॉची रीमान समीकरण को तो फलन संतुष्ट करता है, ये हम आसानी से देख लेते हैं। अब हम एफ डैश जेड पर एफ डैश जेड की जेड इजिकल टू जीरो पर सीमा ज्ञात करते हैं, क्या निकलती है उसका डेरिवेटिव फॉर्म निकालते हैं। तो एफ डैश जीरो इजिकल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड इजिकल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, इसकी वैल्यू रख दी हमने एफ जेड की, प्लस आइटा एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डॉट 1 अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पर मैं इसको वैल्यू रख एक्स क्यू माइनस बाई क्यू था, आइटा कॉमन लेने के बाद इस तरह से दोनों की वैल्यू बन रही थी, जेड टेंस टू जीरो 1 अपॉन जेड है इसलिए 1 अपॉन एक्स प्लस आइटा बाई रख दिया। अब हम ये करते हैं इसमें कि ये जेड पर लिया हुआ है, माना जेड वाई इजिकल टू एम एक्स मार पर मूल बिंदु के निकट आता है। ये हम लाइन की समीकरण के द्वारा हम इसको सिद्ध करके देखते हैं कि ये मूल बिंदु से होकर के गुजरने वाली लाइन है। तो चूंकि मूल बिंदु पर ही हमको ज्ञात करना है इसलिए मूल बिंदु की हम कंडीशन लगा देते हैं वाई इजिकल टू एम एक्स। अब वाई इजिकल टू एम एक्स हमने रखा तो लास्ट में जो लिमिट निकल करके आई 1 माइनस एम क्यू प्लस आइटा 1 प्लस एम क्यू अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन इंटू 1 प्लस आइटा है। तो इससे क्या हमको दिख रहा है कि जो कि m पर आश्रित हो गई, और m पर आश्रित हो गई इसका मान लिमिट का इसका मतलब लिमिट का मान अद्वितीय नहीं रहा। जब लिमिट का मान अद्वितीय नहीं रहा तो फलन जेड इजिकल टू जीरो पर अवकलनीय नहीं है। फलन जेड इजिकल टू जीरो पर अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब फलन जेड इजिकल टू जीरो पर विश्लेषक भी नहीं होगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस में फलन के अवकलनीयता की जांच करने के आधार पर देखेंगे कि फलन अपना विश्लेषक है या नहीं है। इस तरह आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 3.10.10 कि सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ जेड इजिकल टू ई रेज टू माइनस जेड की पावर -4 जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एफ जीरो इजिकल टू जीरो। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करें, u प्लस आइटा वी एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आइटा वी, इसको आप देखिए ध्यान से देखना कि जेड की वैल्यू हमने लिख दी एक्स प्लस आइटा वाई की पावर -4 हो गई। अब ई की पावर इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई की पावर -4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -4, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि ई की पावर माइनस में जो एक्स प्लस आइटा वाई दिया हुआ है, तो आप देखिए इसको हम
एक्स बाइनोमियल थ्योरम से यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो जब इसका हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने पर पहले तो हमने x प्लस आइटा वाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -4 आ गई, x प्लस आइटा वाई की पावर +4 आ गई थी। अब इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से खोल दिया और बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है x प्लस वाई की पावर 4 -4 या +4 जो भी हो इजिकल टू x4 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर क्यूब बाई, फिर प्लस की फॉर्म में माइनस आ जाएगा पहला, फिर दूसरा प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, तीसरा प्लस आएगा। इस तरह x की पावर घटती जाएगी, y की पावर बढ़ती चली जाएगी। इस तरह इसकी टर्म्स को लिख करके अब हम इसके काल्पनिक और वास्तविक भागों को अलग कर लेते हैं। u और v की टर्म्स में लिख लिया, फिर पुनः वही मेथड लगाएंगे कि डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई। आप देख रहे हैं चारों समीकरण x0 y0 पर 0 आ रही हैं, कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट हो जाती हैं। अब हम इसमें f'0 निकालेंगे, वही कंडीशन लगा करके लिमिट z टेंड्स टू 0 f(z माइनस f0 अपॉन z), जो कि लिमिट आपकी इन्फिनिटी को टेंड्स होती है। दैट्स मीन्स f(z) का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि f' की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, तभी वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं। इसलिए फलन f(z) z=0 पर विश्लेषिक नहीं है। इस तरह हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया था। नेक्स्ट इसमें हम फॉर्म में क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनके आधार पर आपके क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ फॉर्म्स में दूसरी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे 10.16 क्वेश्चंस है। इसको यदि हम डिस्कस करें, यहाँ f(z)u प्लस आइटा वी दिया हुआ है, z(x प्लस आइटा वाई का विश्लेषिक फलन है, u माइनस बी आपको cos x प्लस साइन एक्स माइनस e⁻y अपॉन 2 cos x माइनस e⁻y माइनस e⁻y दिया हुआ। वो कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि प्रतिबंध f(π/2 0) के अंतर्गत 1/2 माइनस 1/2 cot z(π/2 होता है। तो देखिए यहाँ f(z)u प्लस आइटा भी मान लेते हैं, होता भी है। आइटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो आइटा f(z)u माइनस आइटा u माइनस बी हो गया। अब हम इन दोनों का योग करते हैं तो 1 प्लस आइटा इंटू f(z)u प्लस आइटा वी और प्लस आइटा u माइनस बी ऐड कर लिया तो हमारे पास फंक्शन आ गया u माइनस बी प्लस आइटा u प्लस बी। तो इनको हम अलग फंक्शन में मान लेते हैं कि कैपिटल f(z) हम मान लेते हैं 1 प्लस आइटा इंटू f(z) और उसकी फॉर्म में कैपिटल u प्लस आइटा v की फॉर्म मान लेते हैं, जहाँ कैपिटल u माइनस वी एंड कैपिटल v u प्लस v होता है। देन f(z) विश्लेषक है तो कैपिटल f(z) भी विश्लेषक फलन होगा, इसलिए कैपिटल u की जो फॉर्म है वो हमने यहाँ पर लिख ली है और इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, = 1/2, 2 कॉमन आता है इसलिए 1/2 इसमें हमने लिख लिया। और आपको cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक फॉर्म में चेंज करके इसको हमने लिखा है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके इस तरह फॉर्म को लिख देंगे। फिर हम डेल u अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल वाई। इसी तरह अब हमको ज्ञात करना है f(z), तो हमने जो मिलने थॉमसन जो मेथड पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब डायरेक्ट f(z) ज्ञात करना होता है तो मिलने थॉमसन मेथड लगाते हैं, और v(x,y) ज्ञात करना होता है तो हम u(x,y) में सीधा डेरिवेटिव मेथड लगाते हैं। तो यहाँ आपने मिलने थॉमसन मेथड को यूज किया, f'(z) फाई z0 माइनस आइटा साई z0, ये हमने दोनों की फॉर्म रखी। तो इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद f(z) 1/2 1 प्लस आइटा f(t)z/2 प्लस c, क्योंकि f(z) 1 प्लस आइटा स्मॉल f(z) है इसलिए दोनों तरफ कंपेयर कर दिया, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है कि z π/2 पर f(z) 0 है, इसलिए हमने c1 की वैल्यू निकाल ली और c1 की वैल्यू निकाल के रख दी। इस तरह हमको f(z) 1/2 माइनस 1/2 cot z/2 मिलता है।
तो यहाँ आप स्वयं देखेंगे, फील करेंगे कि हम किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और फिर आगे हम नेक्स्ट टाइम इनको डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करते हैं। ओके।